नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी बात स्ट्रेट टॉक। ज़ोहरान मामदानी, इनके चर्चे खूब हो रहे हैं। न्यूयॉर्क में ही नहीं, पूरे अमेरिका में हो रहे हैं और अमेरिका से भी हटकर भारत में भी हो रहे हैं, क्योंकि भारतवंशी ज़ोहरान मामदानी न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में उन्होंने एक अच्छी खासी मजबूत बढ़त बना ली है। उनकी इस बढ़त के पीछे डेमोक्रेट जो है अब अपनी जीत, जो सत्ता तक की वापसी का रास्ता है, उसके लिए एक नए रोड मैप भी तलाशने लगे। और मामदानी ने जो न्यूयॉर्क के लोगों से वायदे किए हैं, जिसके बूते उन्होंने इन जो प्राइमरी चुनाव है उसमें बढ़त बनाई है, उसे भी परखा जा रहा है, उसका जो है उसकी समीक्षा की जा रही है। और कई सवाल और भी हैं जो कि ज़ोहरान मामदानी के इस कामयाबी से जुड़े हुए हैं। आज जस्ट टीवी के स्ट्रेट टॉक खास कार्यक्रम में हम ज़ोहरान मामदानी की इसी सफलता को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए दर्शकों के सामने रखते हैं कुछ तथ्य और कुछ सवाल भी, और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आ पाएंगे ज़ोहरान मामदानी, या फिर समय से पहले ही उनसे अधिक अपेक्षाएं की जाने लगी हैं। तो आप अपने टीवी स्क्रीन पर नज़र डालिए कि सबसे पहली बात तो ये है कि ज़ोहरान मामदानी, इनके चर्चे क्यों हो रहे हैं, इनके न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में जो इनको बढ़त मिली है प्राइमरी चुनाव में, उसे कैसे देखा जाए। न्यूयॉर्क सिटी मेयर चुनाव में मिली बढ़त को अहम क्यों बताया जा रहा है, इसको भी हम अपने दर्शकों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। क्या ये जो जीत है वो ट्रंप प्रशासन को झटका माना जाए, विपक्ष डेमोक्रेट्स को सत्ता में वापसी का क्या कोई एक नया रोड मैप इसके साथ मिल गया है, इसको भी टटोलने की कोशिश करेंगे। जो ज़ोहरान मामदानी हैं, उन्होंने कुछ वायदे जो न्यूयॉर्क के लोगों से की हैं, वो है मुफ्त बस सेवा, फ्री चाइल्ड केयर, सस्ते किराए के घर, और कहीं ना कहीं जो इमिग्रेंट्स हैं, जो गरीब बैकग्राउंड से आने वाले लोग हैं, उनको भी उन्होंने जो है सुविधाएं देने की बात कही है, और सुपर रिच पर टैक्स बढ़ाने की बात कही है। कहीं ना कहीं न्यूयॉर्क का ये जो मेयर चुनाव के नतीजे हैं, वो इन्हीं सब वादों के इर्द गिर्द और इसी का जो है नतीजा बताया जा रहा है। भारतवंशी मामदानी गजा नरसंहार की निंदा करते आ रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि इजराइल जो गजा में कहर बरपा रहा है वो नरसंहार कहा जाना चाहिए। तो क्या ट्रंप की मध्य पूर्व नीतियों को न्यूयॉर्क की जनता ने ठुकरा दिया है? इन तमाम सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि न्यूयॉर्क को क्या पहला मुस्लिम लीडर मामदानी के रूप में मिला है, और क्या मुस्लिम लीडर मामदानी को सेकुलर्स का साथ मिला है, समझने की कोशिश करेंगे। आइए स्वागत कर लेते हैं। स्ट्रेट टॉक के मंच पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, और हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगी ताहिरा हसन, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में सक्रिय रही हैं। प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने ज़ोहरान मामदानी से संबंधित जो जानकारी अपने दर्शकों के सामने रखी है, पहला तो सवाल ये, क्योंकि आप दुनिया भर की जो तमाम प्रमुख राजनीतिक गतिविधियां होती हैं उन पर काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं। ज़ोहरान मामदानी जो कि भारतवंशी हैं, भारतीय मूल के हैं, मुस्लिम लीडर हैं, शिया जो मुस्लिम तबका है उससे ताल्लुक़ रखते हैं, और कहीं ना कहीं न्यूयॉर्क के लोगों ने जिस तरीके से उन पर भरोसा जताया है, दिखाया है, इसे डेमोक्रेट्स क्यों भुनाने की कोशिश में लग गए हैं? क्या ज़ोहरान से उन्हें अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं? मात्र 33 वर्ष की उम्र उनकी। जी देखिए नेहा जी, बिल्कुल ये बहुत बड़ा मूव है अमेरिका में, क्योंकि ट्रंप पूरी तरीके से अमेरिकन फर्स्ट कह के लोगों पर हावी हो गए हैं, दुनिया पर बताना चाह रहे हैं कि मेरा पूरा कब्जा हो गया है अमेरिका पर, और अमेरिका की जनता की मैं एकमात्र पसंद जी। लेकिन अमेरिका की जो पसंद है या जो अमेरिका की पहचान है वो विविधता है। आपने हार्वर्ड वाले मसले को देखा, जिस प्रकार से ट्रंप का रुख रहा, तो अब मामदानी का अमेरिका के सबसे बड़े शहर के मेयर पद के बहुत करीब चले जाना इस बात का संदेश है कि अमेरिकन फर्स्ट तो अमेरिका चाहते हैं, वहां के लोग चाहते हैं, लेकिन वो अपनी विविधता की पहचान को भी बनाए रखना चाहते हैं। और आप देखिएगा कि वहां पर जो बाहुल्य आबादी रोमन कैथोलिक्स की है, जो न्यूयॉर्क में आप ले लें, वहां पर श्वेत भी बहुत सारे रहते हैं। हालांकि वहां पर लैटिन अमेरिका,
से लेकर पूर्वी एशिया के लोग, दक्षिण एशिया के लोग, तमाम दुनिया भर के लोग रहते हैं। लेकिन वहां पर आबादी किसकी है? रोमन कैथोलिक ईसाइयों की है। वहां पर श्वेत भी बड़ी तादाद में रहते हैं। इसका एक बहुत मतलब साफ है कि जो ट्रम्प है, जिस श्वेत राष्ट्रवाद को वो प्रचारित कर रहे थे, और इवन यूं कहें कि वो श्वेत राष्ट्रवाद के जी आक्रामक तरीके से प्रचारित कर कर उसको साउथ अफ्रीका तक ले गए थे। आपको याद होगा कि वो जो है साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्राध्यक्ष है, उनसे जिस प्रकार से उनका बिहेव था वो बहुत जी ही आपत्तिजनक था। तो निश्चित तौर पर अब एक डेमोक्रेट्स का न्यूयॉर्क के मेयर पद के करीब पहुंचना, भारतीय मूल के व्यक्ति का पहुंचना, मुस्लिम का पहुंचना, इसमें बहुत सारे संदेश है। और यह खतरे की घंटी भी है ट्रंप के लिए, क्योंकि आप आने वाले 2 सालों में ट्रंप को बहुत महत्वपूर्ण चुनाव से जूझना भी। ऐसा नहीं कि ट्रंप 4 साल के लिए सारे चुनावों को जीत चुके हैं। तो ट्रंप के लिए बहुत कड़े संदेश है। और निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा जो खुश होंगे वो अमेरिका के वो लोकतंत्र को पसंद करने वाले लोग होंगे जो ट्रंप से भयभीत थे, क्योंकि ट्रंप लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तो यह न केवल न्यूयॉर्क के लोगों के लिए उम्मीद है, अमेरिकन के लिए उम्मीद है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए भी उम्मीदें बढ़ गई। नेहा जी, बिल्कुल। इस 33 वर्ष के जो भारतीय मूल के जो नेता हैं वो पहले मुस्लिम लीडर होंगे और ख़ासकर साउथ एशियन लीडर होंगे जिसको न्यूयॉर्क के मेयर पद की जिम्मेदारी मिलेगी अगर नवंबर में होने वाले चुनाव में भी वो जीतने में कामयाब हो जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लूँगी इससे पहले कि एक और सवाल मैं अपने दर्शकों के लिए आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनके सामने रखूँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो उम्मीद करते हैं कि ताहिरा हसन जो कि ज़ोहरान मामदानी की जो माँ है मीरा नायर, भारतीय मूल की जो फिल्म मेकर हैं, उनके साथ उनका एक अच्छा जो है वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है और उनकी फिल्म के निर्माण के वक्त उनके साथ जुड़ी रही हैं। ताहिरा हसन पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में ज़ोहरान मामदानी को मिली एक मजबूत बढ़त के क्या मायने हैं। क्या ट्रंप प्रशासन की जो नीतियां रही हैं जनवरी में सत्ता वापसी के बाद से, ट्रंप प्रशासन की नीतियों के अंजाम से, परिणाम से क्या अब न्यूयॉर्क के लोग खुश नहीं हैं, या फिर इसे सिर्फ और सिर्फ एक सिटी पोल्स के रूप में देखा जाना चाहिए और डेमोक्रेट्स जितनी उम्मीदें ज़ोहरान से लगा रहे हैं इतनी अभी जल्दबाजी होगी, ये किसी रोड मैप का इशारा नहीं हो सकता है। हमारे साथ ताहिरा हसन भी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमारे साथ पहले से बने हुए हैं जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने। ताहिरा मैम, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। और सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि ज़ोहरान मामदानी की इस बढ़त को, इस कामयाबी को आप एक मुस्लिम लीडर की कामयाबी न्यूयॉर्क में मानती हैं या फिर ये पूरे के पूरे जो न्यूयॉर्क के नागरिक हैं उनकी सेकुलरिज्म के या फिर धर्मनिरपेक्षता का एक परिणाम बताती हैं? जी देखिए, मैं ज़ोहरान ममदानी के इसको जो बढ़त उनको मिली है, जो पॉपुलैरिटी है उनकी जिस तरह से, उसको मैं सिर्फ इस तरह से नहीं देखती हूँ कि एक मुस्लिम लीडर है, बट मुस्लिम लीडर होने के साथ साथ जिस तरह का माहौल है उसमें वो जिस तरह से वर्किंग क्लास के और प्रोग्रेसिव आइडियाज के साथ जाके वो लास्ट जो कहते हैं हाशिया का जो लास्ट उस पर खड़ा है पायदान पे, उस इंसान की बात करते हैं। वो बात करते हैं कि फ्रीडम की बात करते हैं कि आज़ादी से अपनी बात कह सके आदमी, हर इंसान को खाना मिले, ये बात वो करते हैं। वो इंसानों की, वो एक आम आदमी की बात को कर रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी जैसी सिटी में। और उसके अलावा वो बड़ी मतलब मजबूती से, साफगोई से, मैं कहूँगी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली उन्होंने क्रिटिसाइज किया है ट्रंप की नीतियों को, और उन्होंने इजराइल को भी क्रिटिसाइज किया है जो गाजा में उसने इनोसेंट लोगों को जिस तरह से मारा है, भूखे बच्चों को जिस तरह से तड़पाया है, स्कूल्स पे, कॉलेजेस पे, हॉस्पिटल को जिस तरह से उसने डिस्ट्रॉय किया है, उसका उन्होंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से स्ट्रांगली इसको कंडेम किया है। तो मुझे लगता है कि न्यूयॉर्क सिटी के लोग उनकी इन सब चीजों, ट्रंप की नीतियों से हट के, मैं देख रही हूँ कि वो एक सेकुलर छवि के साथ आए हुए ज़ोहरान को पसंद कर रहे हैं और वो आने वाले फ्यूचर में उनको बेहतर समझ रहे हैं
कि वो उनकी सिटी के लिए बेहतरी करेंगे। वो समझ रहे हैं कि इस तरह की जो पूरी एक सोच होती है जो सेकुलर नहीं है, बहुत रिजिड है और उस तरह की, वो कहीं भी ना देश को आगे बढ़ा पाती है और ना समाज को बढ़ा पाती है, ना सोसाइटी को बढ़ा पाती है और ना बेहतर कर पाती है। तो मुझे लगता है कि न्यूयॉर्क सिटी के लोग जो हैं वो प्रोग्रेसिव माइंड के लोगों ने इन बुजुर्गान को पसंद किया। हर जगह हैंडफुल तो ऐसे लोग होते ही हैं जो इस तरह की रिजिड सोच को बढ़ावा देते हैं, मानते हैं, लेकिन जो प्रोग्रेसिव सोच के लोग होते हैं वो बड़ी दूर तक देखते हैं और समझते हैं कि ये चीजें अच्छी नहीं है। और आपने अभी देखा जो भी अमेरिका ने, यूएस ने जो किया था बम्बारमेंट, उस पे जो भी मिसाइल चलाई थी, उसका क्या नतीजा? बाद में तो सीजफायर ही चिल्लाते रहे जी जी, जो कहते हैं सुपर पावर है, सुपर पावर को भी कभी झुकना पड़ जाता है। ये बात सामने आ रही है और वहां की पब्लिक भी इसको समझ रही है। मुझे लगता है हल्के हल्के ये बात और सामने आएगी और पब्लिक जो है, जनता जो है, मुझे लगता है हर जगह की जनता जो है वो ह्यूमैनिटी को समझती है, क्योंकि वही उसी को ये दंश उसी को झेलना पड़ता है बिल्कुल सबसे ज्यादा। जंग का सर किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होती है। आप भले ही सारी इकोनॉमी को अपने वेपन बनाने पे कर लें और चाहे क्रिएट द वॉर बिकॉज यू आर द बिगेस्ट वेपन क्रिएटर, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उससे आप अपनी जनता को भी अपने बस में कर लेते हैं। जनता भी चीजों को समझती है। जी जी। प्रोफेसर अलूनी, आप इसे कैसे देखते हैं? ताहिरा मैम का ये मानना है कि ये न्यूयॉर्क के लोगों की धर्मनिरपेक्षता का परिणाम है कि ज़ोहरान को जो इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जनवरी के बाद से हम जून के आखिर में इस पर चर्चा कर रहे हैं कि डेमोक्रेट्स के लिए शायद यहीं से रोड मैप निकलेगा सत्ता में वापसी का। क्या आपको लगता है कि ट्रंप अपने वायदों पर जिस तरीके से खरा नहीं उतर पा रहे हैं, इसका गुस्सा न्यूयॉर्क की जनता ने दिखाया है, या फिर जो एक असमानता, मैं इस तरफ भी अपने दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि ट्रंप की सत्ता वापसी के बाद से अमेरिका में असमानता क्या जो है और ज़्यादा गहराने लगी है, जिसका असर हम न्यूयॉर्क के चुनाव में देख सकते हैं। हालांकि ये सिटी मेयर के चुनाव हैं, लेकिन फिर भी न्यूयॉर्क कोई एक छोटा सा शहर नहीं है, बल्कि अमेरिकी इकोनॉमी का जो साइज़ है उसमें न्यूयॉर्क का अच्छा खासा जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ईसाइयों और यहूदियों का एक बहुत बड़ा जो है जनसमूह यहाँ पर रहता है। तो क्या ये अमीरी गरीबी की खाई इस कामयाबी के पीछे, प्रोफेसर ब्रह्मदीप? लेकिन आज अमेरिका एक पूंजीवादी देश है और उस पूंजीवादी देश का राष्ट्राध्यक्ष दुनिया का सबसे बड़ा पूंजीवादी है, जिसको हमको स्वीकार करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी पूंजीवादी जो सोच है या जो उद्देश्य है उसको बखूबी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी सच। और अमेरिकन फर्स्ट के तहत जो वो नीतियां ला रहे हैं, खासकर उनके अपने देश के लिए, तो उनके जो वादे हैं उसके अनुरूप वो काम कर भी रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो अमेरिका की जनता है वो ट्रंप के वादों से ज्यादा चिंतित इस बात के लिए है कि ट्रंप जो है वो अमेरिका की दुनिया में पहचान क्या बना रहा है। क्योंकि अमेरिका की जो पहचान है वो विविधता की पहचान है। अमेरिका की जो विदेश नीति है वो लोकतंत्र के पक्ष में खड़े रहना, वो धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करना, वो दुनिया में मानवाधिकारों की सुरक्षा करना, दुनिया के जो गरीब मुल्क है या जो गरीब ममालिक है उनकी सहायता करना, वर्ल्ड बैंक जैसी जो एजेंसीज है उनको मजबूत करना। आप पश्चिम अफ्रीका के देश ले लें या आप दक्षिण अफ्रीका चले जाएं या आप एशिया की बात करें, तो बहुत सारे जो गरीब राष्ट्र हैं वो बिना अमेरिकन मदद की चल ही नहीं सकते। और अमेरिका की विदेश नीति को आप पिछले कई सालों से देखिएगा तो उनके विदेश नीति में सबसे ज्यादा पैसा इस पर खर्च किया जाता है कि दुनिया के गरीब, मतलब अमेरिका की कूटनीति सहायता की पर आधारित रही है, सहायता कूटनीति पर आधारित रही है। अमेरिका की कूटनीति कभी युद्ध पर आधारित कूटनीति नहीं रही है। और ट्रंप ने उस कूटनीति को युद्ध की तरफ मोड़कर अपने आप को एक जो शांति के दूत के तौर पर प्रदर्शित करने की कोशिश की। तो ट्रंप को ऐसा लगा कि वो अपने देश में एक बेहतर छवि को गढ़ रहे हैं, लेकिन दरअसल वो एक्सपोज हो गए और अमेरिकन इस बात की से चिंतित हो गए। अब आप देखेगा नेहा जी, इस समूचे मसले पर ट्रंप का जो विरोध हो रहा है, जो मुझे लगता है
आप जब भी कूटनीति में मध्यस्थता करते हैं तो वो एक गुप्त कूटनीति होती है। जी। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाकर उनके साथ उसका प्रसारण कर रहे हैं, और प्रसारण के साथ साथ आप श्वेत राष्ट्रवाद को उभार रहे हैं। कहां का? दक्षिण अफ्रीका का। जी और जी उसको लेकर उनको अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप यूक्रेन के राष्ट्रपति को बुलाते हैं, उसका सीधा प्रसारण करते हैं। मतलब आप आंतरिक, जो वैश्विक नेताओं का एक दौर हुआ करता था जो गुप्त कूटनीति के जरिए अपनी पहचान बनाते थे, जी। ट्रंप क्या कर रहे हैं? ट्रंप जो है वो आंतरिक राजनीति का फायदा उठाने के लिए पूरी दुनिया को में सांस्कृतिक टकराव को पैदा करना चाहते हैं। और यही जो ट्रंप की नीति है, उस ट्रंप की नीति को अब सबसे अच्छी बात यह है कि अमेरिका के सबसे बड़े शहर के लोगों ने ठुकरा दिया है। उन्होंने ट्रंप को जवाब दिया है कि अमेरिका की पहचान सिर्फ आर्थिक प्रतिबद्धता नहीं हो सकती, अमेरिका की पहचान विविधता है। यही कारण है कि जो डेमोक्रेट्स जीत रहे हैं या जीतने के करीब चले गए, नेहा जी, मुझे लगता है उसका एक प्रमुख कारण नजर आता है। जी बिल्कुल। तो ट्रंप का वही कैंपेन कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन उन्हें जनवरी में सत्ता में लेकर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं यही जो पॉलिसीज़ है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिस तरीके से वो अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाने की कोशिश करें, वो तरीका शायद जो है वो पसंद नहीं आ रहा है न्यूयॉर्क के लोगों को, खासकर के नवंबर में हालांकि जो है फाइनल मुकाबला है। और क्योंकि अमेरिकी लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी है कि प्राइमरी के चुनाव भी बहुत हद तक तय करते हैं, और खास करके जितना गैप में उनके निकट प्रतिद्वंदी जो हैं, जिन पर आरोप लगाया था ज़ोहरान ने अपनी चुनावी कैंपेनिंग के दौरान कि इन्हें ट्रंप से फंडिंग मिलती है, तो कहीं ना कहीं क्या इस कैंपेनिंग का भी एक रोल रहा। तो अमेरिका को क्या एक नया उभरता हुआ लीडर मिल गया है ज़ोहरान मामदानी के रूप में, जो सीधे सीधे राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों को चुनौती देता है और उससे जनता का साथ भी मिल रहा है। न्यूयॉर्क जैसे शहर में ज़ोहरान मामदानी की सफलता के चर्चे हो रहे हैं और पूरे अमेरिका में उनकी कामयाबी को डेमोक्रेट्स के बड़े नेता भी सराह रहे हैं, और कहीं ना कहीं डेमोक्रेट्स के सत्ता में वापसी के लिए एक नया रोड मैप ज़ोहरान की चुनावी कैंपेन से निकालने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ ताहिरा हसन, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलू जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट लगातार बने हुए। ताहिरा मैम, मैं समझना चाहती हूँ कि ज़ोहरान ने अपनी पूरी कैंपेनिंग में अपनी ऊर्जा से तो लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की ही, लेकिन एक मैं उनकी कैंपेनिंग में उनकी माँ के प्रोफेशन की भी झलक देख रही थी। वो हिंदी फिल्मों के सहारे भी अपने वोटर्स को, खास करके जो साउथ एशियन वोटर्स है जिनके बीच हिंदी फिल्मों की लोकप्रियता काफ़ी देखी जाती रही है, वो हिंदी फिल्मों के गाने, डायलॉग्स के जरिए लोगों को लुभाते हुए दिखे, और उनकी एनर्जी की भी काफ़ी वाहवाही हो रही है। तो क्या डेमोक्रेट्स को इसी एनर्जी की ज़रूरत है? आपको लगता है ट्रंप को अगर शिकस्त देनी है नवंबर में होने वाले जनरल इलेक्शंस में? जी नहीं, ज़ोहरान के शक्ल में, रूप में एक नया लीडर तो डेमोक्रेट्स को मिल ही गया है। देखिए, एक वो एक रास्ता तो वो बना रहे हैं कि हाँ, वो उनके लिए एक आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेट्स को एक एनर्जी मिल रही है, यंग डायनेमिक ज़ोहरान से। लेकिन सिर्फ ये फिल्मी डायलॉग नहीं, जो नेल्सन मंडेला को भी कोट किया है अपने कई उसमें, कि जब तक कोई चीज नहीं हो जाती वो मुश्किल लगती है, जब हो जाती है इट इज डन, यू नो। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने जो, अभी मैं फिर कहूंगी, जो वॉर चल रही थी उसके ऊपर भी एक ये बात आती है, फिट होती है, कि जब तक ये हो नहीं गया तो किसी को नहीं लगता था कि एक टाइम आएगा कि ट्रंप कहेंगे कि सीज फायर के लिए हम कह रहे हैं। ऐसा नहीं लगता था। ये सुपर पावर, और ये कहना कि वो सब जितने भी ऑप्रेस्ड कंट्रीज में जो गरीब कंट्रियां, उन सबको मदद करते, ये मेरे समझ में नहीं आया, क्योंकि वहां की जनता अमेरिका की भी अब समझ रही है। इराक को खत्म कर दिया, केमिकल वेपन आज तक नहीं मिले, वो कहाँ चले गए? ये उनकी नीति में ही तो था, वो ट्रंप नहीं थे तो पूरा तबाह कर दिया। और सारे मुस्लिम मिडिल ईस्ट में उनकी पपेट गवर्नमेंट बैठी है, दे कैन नॉट डेयर टू रेज द वॉइस। तो ये कौन सी विविधता है? यहाँ तो विविधता कोई बात ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब अमेरिका के लोग भी चाह रहे हैं कि नहीं, ऐसा ना हो कि हम इस तरह से हमारा सब जो है उस साइड ऐसा हो। वो भी मानव अधिकार के और सेकुलर सोच के लोग हैं। यंग लोग जो आ रहे हैं वो सेकुलर सोच के लोग हैं कि कितना इस तरह की बातों में उलझे रहेंगे वो, कि हर बार हर कंट्री में आप एक पपेट गवर्नमेंट। इनका एक ये है कि पपेट गवर्नमेंट कहाँ नहीं है, आप बताइए, कहाँ नहीं बैठी है इनकी पपेट गवर्नमेंट?
आप देख लीजिए, हर जगह बैठी है, अम्मा आप ले लीजिए, आप सऊदी अरब ले लीजिए, हर जगह बैठी है, वो कुछ बोल ही नहीं सकते। और आप अगर गरीबों बेबसों की बात करें तो वहां तो बच्चे कटोरा लेके खड़े हैं, इतनी सी दाल सब्जी के लिए खड़े, दूध के लिए रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो वहां पे आखिर ये कौन सी मानवता है, कौन सी ह्यूमन राइट के रहबर हैं ये, कि वहां पे जाके वो इजराइल के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, वो जाके ईरान पे वार कर रहे हैं। अगर उनको कुछ करना ही था तो इजराइल को कंडेम करते कि भाई आप इनका इस तरह से तबाह नहीं कीजिए, ये गरीब बच्चे हैं, इनसे क्या मतलब है। आपको लड़ना है तो जिससे लड़िए उससे लड़िए, आप हमास से लड़िए, जिनसे लड़ना है उससे लड़िए, इन लोगों को क्यों तबाह कर रहे हैं। पर ताहिरा मैम, अगर डेमोक्रेट्स की भी सरकार थी तो राष्ट्रपति बाइडेन ने भी इजराइल का इस नरसंहार में खुलकर जी हाँ, लेकिन इस वक्त जोहान देखिए क्या कह रहे हैं, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और लोग वहां की जनता, मैं कह रही हूँ किसी भी मुल्क की जनता ह्यूमन राइट वायलेशन को नहीं पसंद करती, हैंडफुल, मैं हमेशा कहती हूँ हैंडफुल हर जगह। तो वहां भी जोरान की इस चीज को पसंद किया जा रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, लोग ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लोग इंसानियत के साथ खड़े हैं। वो चाहते हैं कि हमारी जो एक छवि बनाई जाती है कि नहीं, हम सबके साथ खड़े, जो नीडी है उनको हम देंगे, उनके साथ खड़े होंगे, तब हम सुपर पावर हैं। तो वो चाह रहे हैं कि हमारी असल छवि वो वापस आए। वहां की जनता ये चाह रही है, वहां के मूल निवासी चाह रहे हैं, जो माइग्रेंट है वो चाह रहे हैं, वो सब इसको देख रहे हैं जोहरान में कि जोहरान ये करेंगे, फिर आगे चल के चीजें बढ़ेंगी, इस तरह की एक सोच डेवलप होगी, और इस सोच के साथ वो लोग दूर तक देख रहे हैं। इससे कोई फायदा नहीं है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग अलग हो रही है, तो लोग भी पढ़े लिखे वहां मौजूद हैं, वो देख रहे हैं कि हर तरह से हेल्थ के लिए भी ये है, कैंसर बढ़ेगा, इकोनॉमी पूरी खत्म होगी, तो ये चीजें अच्छी नहीं है। लोग दूर तक जो फोर साइटनेस है उसको देखते हुए लोग, मुझको लगता है जोहरान को पसंद कर रहे हैं। और नेल्सन मंडेला का जो उन्होंने कोट किया है उसको लोगों ने पसंद किया। नेल्सन मंडेला ने स्ट्रगल ही किया था, उनके स्ट्रगल के बाद ही ये सब कुछ हुआ था। तो जाहिर है कि इसको पढ़ भी रहे हैं, स्ट्रगल को भी समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से ये आके वो फिल्मी डायलॉग्स के साथ उतर आए हैं एक स्टेज से जमीन पर, ये एक चीजों को समझ रहे हैं जोहरान। बिल्कुल। तो अमेरिका की जो छवि है और जिस छवि के बूते ही अमेरिका ने दुनिया पर इतने वर्षों तक राज किया है, और उसी छवि को कहीं ना कहीं आगे अगली पीढ़ी तक बढ़ाने की कोशिश में जोहरान दिख रहे हैं। मैं एक बहुत ही थोड़ा सा लीक से हटकर सवाल है जो कि मैं प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने से समझने की कोशिश करती हूँ। प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने, न्यूयॉर्क में ये जो प्राइमरी चुनाव हुए ये उस दिन हो रहे थे जब डोनाल्ड ट्रंप जो है सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे ईरान और इजराइल के बीच में। ऐसे में न्यूयॉर्क की जनता, उनके दिमाग में अमेरिकी युद्ध नीति को लेकर ऐसा क्या चल रहा था कि उन्होंने ट्रंप के सपोर्टर जो क्यूमो हैं उनको ना चुनकर जोहरान को चुना। क्या ये ट्रंप की युद्ध नीति पर भी सवाल है जो कि न्यूयॉर्क के नागरिकों ने उठाया है? जी बिल्कुल नेहा जी, देखिए ट्रंप की युद्ध नीति में उन्होंने विश्वसनीयता खो दी है। आप यूक्रेन और रूस को लेकर आप संभवतः फ्रांस में मिलते हैं, जब दोनों देश बात करते हैं उसी समय जो यूक्रेन है वो रूस में एक जगह हमला कर देता है, रूस के जो एक सैन्य अड्डा है उस पर हमला कर देता है। तो जब आप बातचीत की मेज पर, आप ईरान से बातचीत की मेज पर होते हैं, दावा करते हैं कि ईरान से हमारी बातचीत हो रही है और परमाणु मुद्दे को लेकर बातचीत हो रही है, उसी समय इजराइल जो है वो ईरान के जो परमाणु ठिकाने वहां पर हमला कर देता है। जी। तो ऐसे में जो ट्रंप है, ट्रंप की विश्वसनीयता जो है निश्चित तौर पर घटी होगी, और इसलिए भी क्योंकि जो अमेरिका की जनता है वो पढ़ी लिखी जनता, वो ज़हीन जनता है, और सबसे बड़ी बात है वो विविधता को पसंद करने वाली जनता। मतलब आप विविधता, सांस्कृतिक विविधता को यदि एक चार दीवारी में बंद करने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता नहीं कि सांस्कृतिक विविधता किसी एक दीवार में बंद हो सकती है। तो ट्रंप की जो ये युद्ध रोकने की जो बातें हैं दुनिया में, उसके पीछे युद्ध को लेकर उनकी जो आर्थिक हित नजर आते, वो जैसे मोलभाव करते, तो इसके कारण ट्रंप की इमेज उनके देश में बहुत बुरी तरीके से खराब हो रही है। अब लोग उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, और यह भी बड़ी इत्तेफाक की, ये बड़ा मतलब दिलचस्प है
कि दुनिया के एक आतंकी देश का एक सैन्य जो अधिकारी है जो कि सांस्कृतिक टकराव की बात सरेआम कहता हो, वो उसके बाद भारत में एक आतंकी हमला होता हो और वही नोबेल पुरस्कार देने की ट्रंप को बात कहता हो। और ट्रंप उसे बहुत खुलकर जो है स्वीकारते हैं, बहुत वार्म वेलकम देते हैं। जी जी, एक छोटा सा जी। लेकिन पाकिस्तान को इस स्टैंड के लिए काफ़ी किरकिरी का भी सामना करना पड़ा, वो भी तब जब ईरान पर खुद अमेरिका ने जो है अपने सबसे शक्तिशाली बम का इस्तेमाल किया, कथित रूप से परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए। लेकिन उसी से जुड़ी हुई एक खुफिया रिपोर्ट बाहर आ गई जिसने कि अमेरिका के इस दावे की पोल खोल दी है। हालांकि इस दावे में भी कितनी सच्चाई है ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। ताहिरा मैम, मैं समझना चाहती हूँ कि ज़ोहरान की कार्यशैली की जितनी तारीफ उनके पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स कर रहे हैं, भारत में यही इस तरह के जो युवा चेहरे हैं इसकी कमी काफ़ी खलती है। आखिर इसके पीछे आप क्या कारण बताती हैं? क्योंकि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमारे भारत में देखा जाता है, क्या यहाँ पर भिन्न है जो कि न्यूयॉर्क जैसे शहर में है लेकिन भारत के किसी शहर में नहीं दिखता? जी देखिए, सही बात है, ये सोचने की बात है नेहा कि हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं दुनिया में, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, जो कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ सोच के इक्वालिटी के लिए पूरी कोशिश किया था बाबा साहब ने कि इनइक्वल समाज न बने, समाज में सबको बराबर समतल जमीन मिले है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जो हमारे यूथ भी आते हैं इलेक्शन में, जो कंटेस्ट करते हैं, वो कभी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जब मैं कहती हूँ हमारे, तो हमारे ये हाशिया के समाज की मैं बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ ऑप्रेस क्लास की बात, वंचितों की बात कर रहे हैं, कमजोर वंचितों की बात कर रही हूँ मैं, कि जो उनके जो राइट्स निहित हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये उनकी बात नहीं करते, उन तक नहीं ले जाते कि हेल्थ और एजुकेशन जो हमारा फंडामेंटल राइट है ये सबको बराबर से मिलना चाहिए। खासकर एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सबको मिलना चाहिए। वो जो गैप है ना, हैव और हैव नॉट का, उसको बहुत हद तक कम कर देगा और ब्रिज कर देगा। लेकिन क्या है, टू एजुकेशन पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन एग्जिस्ट करती है, एक अमीरों के लिए और एक वंचितों के लिए। तो जाहिर है वो गैप उसी तरह से एग्जिस्ट करता है और बढ़ता जाता है। और आप राशन देते, इतने लोगों को राशन दे रहे हैं, इतने लोगों को 80% दे, इसका मतलब कि हमारे देश की जनता कितनी गरीब है कि जो राशन पे निर्भर कर रही है। तो मुझे लगता है कि कोई यूथ ऐसा आए अभी तक तो कुछ तो उठाया था, तेजस्वी ने कुछ इश्यूज उठाए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता उस डायनेमिक तरीके से, उस साफ सुथरी छवि के साथ जिसको कहना चाहिए वो लेके गए थे और कनेक्ट किया था लोगों से। कनेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप स्पीचेस दीजिए, भाषण दीजिए और बैठ जाइए। आप कितना कनेक्ट करते हैं लोगों से और कितना लोगों को लगता है कि जो आप बोल रहे हैं, कर रहे हैं, इसको आप आने के बाद उतार देंगे जमीन, ये कितना लगता है। अगर वो पब्लिक कनेक्शन, जी हाँ, तो जरूर चीजें बदलेंगी। वो पब्लिक कनेक्शन क्यों मिसिंग है? प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने, आप तो दुनिया भर के राजनीतिक दलों को बखूबी समझते हैं, तो न्यूयॉर्क में डेमोक्रेट्स का चेहरा करिश्मा कर रहा है, तमाम जो है विपरीत परिस्थितियों के बावजूद। नेल्सन मंडेला का उदाहरण देता है कि जब लगता है कि कुछ भी नहीं हो सकता तब भी जीत मिल सकती है। ये हमने साबित कर दिया है इस जीत के साथ। लेकिन भारत में तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद एक भी विपक्षी चेहरा ऐसा नहीं दिखता जिसमें यही जोश और यही शैली जो है पब्लिक से कनेक्शन की, कि लोगों से कैसे संपर्क स्थापित किया जाए ताकि लोग आपकी नीयत को, आपकी नीतियों को उसी संदर्भ में ले जिस संदर्भ में आप रखना चाहते हैं। जी नेहा जी, आप भारत के मामले में मत पूछिए जी लेकिन जो कि आपने पूछ ही लिया, बेहतर होता कि आप मैम से पूछते, लेकिन चलिए मुझसे पूछ लिया तो जी नहीं, जो आपको उचित लगे। मैं आपको किसी संकट में नहीं डालना चाहती। हम सबको पता है, हमारे दर्शकों को भी पता है कि वर्तमान भारत में जो है अपने पद के साथ निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से अभिव्यक्ति की जो स्थिति है वो क्या है, लेकिन आपको जो उचित लगे आप कह सकते हैं। जी नहीं, लेकिन नेहा जी देखिए, दौर कोई भी हो लेकिन हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक तो है, और टुकड़े टुकड़े में जो कुछ भी होता हो, लेकिन हम कैसे भूल सकते हैं कि जो जयललिता
वो अपने आप को कहती है कि मुझे दफनाना, क्योंकि मैं सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करती, मतलब ऐसा भारत में हो सकता है। और भारत में यह भी हो सकता है कि जब जो है हिंदू कट्टरपंथ की बात आई तो अटल बिहारी वाजपेयी को लखनऊ में हजारों मुस्लिम महिलाओं ने राखी बांधी थी। जी मतलब मुझे याद है कि एक अपने जो गीतकार हैं, क्या नाम है उनका, शबाना आजमी के जो शबाना आजमी, मुझे याद है उनके जो हस्बैंड है, क्या नाम है, जावेद जावेद अख्तर। अख्तर। जावेद अख्तर। जावेद अख्तर ने एक बार अटल बिहारी वाजपेयी को पूछा था कि क्या जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा या वो धर्मनिरपेक्षता से हट जाएगा। तो उन्होंने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि किसी कारण से नहीं है भारत कारण है, क्योंकि यहाँ की जो बहुसंख्यक जनता है वो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करती है। तो उम्मीदें जो है भारत के कई इलाकों में देखने को मिलती, और हम देख भी रहे हैं कि बहुत सारे राज्यों में सत्ता परिवर्तन चलता रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत जो है वो कुछ ऐसा होगा। लेकिन जो आपका सवाल बहुत अहम है, दरअसल आज के दौर में जो पीढ़ी है, जो खासकर जिनको लीडरशिप के तौर पर जो डेवलप हो रहे हैं, वो जो मूलभूत समस्याएं हैं जनता की, वो उनसे जुड़ नहीं रहे। ऐसा लगता है कि वो एक सांस्कृतिक टकराव की राजनीति में पड़ गए हैं, या उनको ऐसा लगता है कि उससे आगे उनको कोई दिशा दिख ही नहीं रही। आपने बहुत ही एक अच्छी बात रखी है, एक अच्छा जो है बिंदु रखने की कोशिश की है कि लीडरशिप जो है वो सांस्कृतिक टकराव में उलझी हुई ज़्यादा दिख रही है। जनता के जो मुद्दे हैं उससे उसका संपर्क जो है वो टूटता हुआ या फिर कमजोर होता हुआ दिख रहा है। जी एक बात और मैं जोड़ूंगा। देखिए, कल एक आंकड़ा आया है जिसमें यह बात हुई कि दुनिया भर में जो वैज्ञानिक तैयार हो रहे हैं उसमें भारत कहाँ पर है। तो आंकड़ों में बताया गया कि जर्मनी के लोग इतना कर रहे हैं, और भारत के बारे में यह आया कि भारत बहुत पीछे, और सिर्फ 750 लोगों ने एक साइंस का जो न्यूक्लियर वो है उस पर पीएचडी किया है, और 750 में से 450 जो युवा है उन्होंने भारत को छोड़ दिया है। तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जी। मुद्दे ये है कि हम इतने लोगों को हमको अनाज क्यों देना पड़ता है, बहुत बड़े मुद्दे हैं। जी बहुत बड़े मुद्दे हैं कि जो अभी भी आप देखिएगा कि जो दलितों के बच्चे हैं, जो गरीबों के बच्चे हैं, वो अभी भी होटलों में काम करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप देखिएगा कि एक रिसर्च किया था पिछले कुछ दिनों पहले नया जी, इसमें मैंने पाया था कि देश में जो सांसद हैं, है ना, तो करीब 87 या 143 सांसद SC/ST के सांसद है। अब 542 से उसमें से तकरीबन 503 सांसद जो है वो करोड़पति और अरबपति है जी। तो जाहिर सी बात है उसमें SC/ST के सांसद भी आ गए हैं। अब आज तक SC/ST के सांसदों ने कभी भी SC/ST के मुद्दों को लेकर संसद को बंद नहीं किया। तो ये जो डाउन ट्रॉडन क्लास के लोग हैं उनके लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों को उठाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि वो किसी एक विशेष प्रकार की राजनीति से आगे लोकप्रियता को देख ही नहीं रहे हैं। तो जब वो देखेंगे नेहा जी, तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही बिल्कुल सही बात कही। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल मैं ताहिरा मैम से लेना चाहूंगी। ताहिरा मैम, मैं जब ज़ोहरान की चुनावी कैंपेन को देख रही थी तो मुझे आम आदमी पार्टी की याद आ गई। मुफ्त बस सेवा, फ्री चाइल्ड केयर, जो किराए के घर हैं उनका जो रेंट है वो फ्रीज रखना, और अमीरों पर जो है टैक्स बढ़ा देना। क्या ज़ोहरान न्यूयॉर्क में आम आदमी पार्टी का ये जो रोल है या फिर ये जो आइडिया है वो उसे कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का ही जो है मॉडल है, उन्होंने यहाँ पे इम्प्लीकेट करने की कोशिश की है और न्यूयॉर्क के लोगों का साथ भी मिल रहा है? हालांकि आम आदमी पार्टी का हश्र जो हुआ दिल्ली में और उसके बाद अब मैं देख रही हूँ, हालांकि अच्छी बात यह है कि उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन गुजरात में और पंजाब में किया है। जी नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी का वो रिपल का कर रहे हैं या उसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की देखिए पार्टी जो है केजरीवाल जी जिस तरह से आए वो एक अलग मुद्दा है, उस पर बात करने के लिए एक अलग टाइम चाहिए होगा। कैसे वो आए, क्या हुआ, वो किस तरह से पूरा जो कैंपेन चला था वो कहाँ से स्पॉन्सर्ड था, क्या था, उसमें कौन थे, कौन से NGO शामिल थे, वो अलग चीज है। लेकिन ये ज़ोहरान का उन सब चीजों से मतलब नहीं है। देखिए वो
सेकुलर माँ बाप के बेटे हैं, पहली बात तो ये है। और मीरा नायर खुद भी बहुत सेकुलर है, मैं उनको पर्सनली भी उनसे मिल चुकी हूँ, जानती हूँ। तो जाहिर है जो बच्चा जिस माहौल में पलता बढ़ता और बड़ा होता है और हसास होता है, जहाँ पे डिस्कशंस होते हैं कि हैव और हैव नॉट के लिए, सिर्फ ये नहीं कि अगर हमारे पास पैसा है तो हम उन लोगों के बारे में ना सोचें। जैसे अभी बात हो रही थी कि हमारे जो लीडरशिप है, जो यंग लीडर भी आते हैं, वो उन इश्यूज को लेकर नहीं जाते, चाहे वो SC/ST से क्यों ना है, लेकिन अपने कम्युनिटी की बातों को उस मजबूती से नहीं उठाते हैं, उनकी आवाज को स्वर नहीं देते हैं, तो ये कमी होती है। वहां पर वो उन लोगों की आवाजों को उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, वर्किंग क्लास की स्पेशली वहां पर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बात की है और रखा है। तो मुझे लगता है कि ज़ोहरान का मैं ऑल द बेस्ट। उनका वो हश्र नहीं होगा आम आदमी पार्टी की तरह, वो कहीं से एक कैंपेन के जरिए नहीं लाए गए हैं, वो एक डेमोक्रेट सोशलिस्ट पार्टी से निकल के आए हुए हैं। उनको एक स्थापित NGO की तरफ से नहीं किया गया है। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ, बहुत फर्क है उन दोनों। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ताहिरा मैम, बहुत ही स्पष्ट और जो है निष्पक्ष तरीके से आपने ज़ोहरान को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, उनके बारे में जो है विवरण प्रस्तुत किया है, इसलिए आपका आभार। और प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने, आपका भी बहुत बहुत आभार। आपने जियोपॉलिटिक एंगल से जिस तरीके से ज़ोहरान मामदानी की कामयाबी को हमारे दर्शकों के सामने रखा है, उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को हमारा आज का कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। आपके पास जो भी इससे संबंधित विचार हैं, आप हमें लिखकर भेजिए info@broadcasting.com या फिर neha@broadcasting.com पर भी हमें अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। जुड़े रहिए जस टीवी के साथ। नमस्कार।